हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के विस्तार के संबंध में। हम सभी जानते हैं कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था बक्सर की लड़ाई के बाद, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। और इस लड़ाई में न केवल बंगाल का नवाब मीर कासिम पराजित हुआ था, बल्कि उसके साथ साथ मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला भी पराजित हुआ था, क्योंकि इन तीनों ने मिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ लड़ाई करी थी। अतः यह स्वाभाविक ही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसका जो पहला सॉफ्ट टारगेट होता वह अवध था। अवध के साथ बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में जो संधि की गई थी शुजा-उद-दौला के साथ, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके साथ बहुत ही नरमी बरती थी। उसे सिर्फ इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर के उसे छोड़ दिया गया था, और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो है बाद में मुग़ल सम्राट शाह आलम को अंग्रेज़ों ने दे दिया था। लेकिन इसके बाद भी जब वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान देने लगी, तो सर्वप्रथम अवध ही उसे एक सॉफ्ट टारगेट नज़र आया, क्योंकि बक्सर की लड़ाई के बाद अवध की नाजुक स्थिति होने के बाद भी कंपनी ने उसके साथ नरम रुख अपनाया था। और इसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर होकर के 1772 में आया, तो उसने अवध के साथ अपनी विस्तारवादी नीति को बिल्कुल ही अपने एक्शन से स्पष्ट कर दिया था। इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। पहले हम लोग इस तथ्य को भी रेखांकित कर लें कि अवध क्षेत्र का अगर प्राचीन इतिहास देखें तो ये प्राचीन काल में साकेत के नाम से ये साकेत के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद यह मौर्य वंश और गुप्त वंश के समय में भी उनके साम्राज्य का हिस्सा था। हर्षवर्धन के काल में यह हर्षवर्धन के साम्राज्य का हिस्सा था, और दिल्ली सल्तनत के समय में अवध दिल्ली सल्तनत का अभिन्न अंग हुआ करता था। मुगलों के समय में खास करके अकबर के समय से अवध एक महत्वपूर्ण सूबा मुग़ल साम्राज्य का था, और 18वीं सदी में जब मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर था, तब अवध सादत खान के नेतृत्व में उसने मुग़ल साम्राज्य से अपने आप को व्यवहारिक तौर पर स्वतंत्र कर लिया था। और उसके बाद मिड 18वीं सेंचुरी आते आते वह उसका जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वह पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका था। और इसीलिए हम देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई में मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ नवाब जो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, उसने भी मीर कासिम के साथ मिलकर के युद्ध किया था। तो अब हम लोग जो अवध के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार स्थापित किया, वह उसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, 3 स्टेजेस में। पहला स्टेज 1765 से 1772 का था। उसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो दूसरा फेज शुरू हुआ, यह फेज 1772 से लेकर 1797 तक चला। जब 97-98 तक चला, जब तक कि लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल होकर के नहीं आया था। और उसके बाद 1798 से लेकर के 1848 तक का फेज, ये तीसरा चरण था, जबकि
अवध के नवाब को बार बार यह आगाह किया जाता रहा कि वह अपने यहाँ प्रशासन में सुधार लाएं, और 1848 से लेकर के 1856 का वह समय था जब अवध के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य ने उसको अपने में विलय करने का जो एक मंशा थी वह साफ नज़र आ रही थी, और अंततः 1856 में अवध का विलय कंपनी के साम्राज्य में कर लिया गया। अब हम लोग हर एक स्टेज को जानेंगे, लेकिन उसके पूर्व यह भी जानना आवश्यक है कि अवध प्रांत 18वीं सदी के मध्य में और 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक उसका क्या क्षेत्र था। तो यह उत्तर में सीतापुर, खैराबाद से लेकर के दक्षिण में बनारस, इलाहाबाद होते के क्षेत्र तक फैला हुआ था, और उसी तरह से इसका क्षेत्र बुंदेलखंड में भी था, और गोरखपुर, लखनऊ, ये सभी, फैज़ाबाद, ये सभी, इलाहाबाद, बनारस, ये अवध के क्षेत्र में आते थे। चलिए हम लोग अब जो डिफरेंट स्टेजेज है ब्रिटिश एक्सपेंशन जो हुआ अवध में, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने के पूर्व मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों का अवध के साथ संबंध बैटल ऑफ बक्सर से ही शुरू हो जाता है, जब शुजा-उद-दौला ने मीर कासिम और शाह आलम के साथ मिलकर के कंपनी के विरुद्ध, अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी बक्सर में, और इसका अंत डलहौजी के एनेक्सेशन के साथ होता है 1856 में, और जिसका आधार था अवध में कुशासन और भ्रष्टाचार का व्याप्त होना। पहले स्टेज में हम लोगों को यह पता है कि नवाब, जब अवध का नवाब अंग्रेज़ों से हार गया था तो रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के ऊपर अधिकार नहीं किया था। वह अवध को उसने वापस शुजा-उद-दौला को दे दिया था, लेकिन उससे इलाहाबाद और कड़ा का जो ज़िला था वह ले लिया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1873 में अंग्रेज़ों ने शुजा-उद-दौला के साथ बनारस की संधि की थी। और यह संधि नवाब के ऊपर इम्पोज की गई थी। इस संधि के द्वारा कंपनी ने इलाहाबाद को नवाब को वापस 50 लाख रुपए में वो दे दिया था, और उसके बदले नवाब ने स्वीकार किया था कि वह कंपनी के सेना का जो मेंटेनेंस का खर्चा प्रति माह 30,000 रुपये देता था, उसको बढ़ा करके 2,10,000 रुपये प्रति महीना कर देगा। इस संधि में एक गुप्त क्लॉज भी था, सीक्रेट क्लॉज था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर रोहिल्लास अवध पर आक्रमण करते हैं तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सेना अवध के नवाब की सहायता करेगी, लेकिन उसके बदले अवध इंग्लिश सेना को 40 लाख रुपए देगा। इसी के और एक और संधि किया था अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब के साथ, जब आसफ-उद-दौला अवध का नवाब बन रहा था, तब गद्दी पर बैठ रहा था, तब आसफ-उद-दौला को विवश करके फैज़ाबाद की संधि पर उसे हस्ताक्षर करवाया गया। इस फैज़ाबाद की इस संधि के अनुसार बनारस को अवध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया, और इस प्रकार से जो बनारस का जो शासक था चैत सिंह, वह कंपनी का एक सामंत हो गया।
त्याग सिंह से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह प्रतिवर्ष अंग्रेजों को 22 लाख रुपए ट्रिब्यूट के रूप में देगा, लेकिन संधि में यह बात स्पष्ट की गई थी कि इसके अलावा कोई भी मांग त्याग सिंह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी और न ही वह त्याग सिंह के प्रशासनिक गतिविधियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करेगी और या उसकी शांति को भंग करने का प्रयास करेगी। लेकिन इस संधि के द्वारा कंपनी को सीधा हस्तक्षेप करने का अधिकार बनारस में मिल गया था और वह आंतरिक प्रशासन और उनकी वित्तीय मामलों पर भी दखल देना शुरू कर दिया था। इसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और इसके बाद इसी प्रकार से अंग्रेजों ने प्रशासन में, अन्य राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। यह भी संधि में, बनारस की, फैजाबाद की संधि में यह भी प्रावधान किया गया था कि लखनऊ में, बनारस में और चुनार में सेना रखी जाएगी जिसका मेंटेनेंस करने का जिम्मा अवध के नवाब का होगा। लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस जिसकी बार बार जो मांगे की जा रही थी, उससे फाइनेंशियल क्राइसिस बनारस में हो गई और एक दूसरा कारण मराठों के साथ युद्ध था और जो फ्रांसीसियों के साथ जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से हेस्टिंग्स को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए उसने वार लेवी के रूप में त्याग सिंह से 1778, 1779 और 1780 में 5 लाख रुपए अतिरिक्त मांगे। त्याग सिंह ने 1778, 1789 में तो 5 लाख रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए, लेकिन 1780 में उसने 2 लाख रुपए भिजवाए और साथ ही साथ एक क्षमा पत्र हेस्टिंग्स के नाम पर भेजा। लेकिन हेस्टिंग्स इसको मानने को तैयार नहीं था और तनाव उन दोनों के, बनारस और वारेन हेस्टिंग्स के बीच तब बढ़ गया जब हेस्टिंग्स स्वयं ही बनारस 1781 में चला आया ताकि जो उसकी मांग थी उसका कंप्लायंस त्याग सिंह से कराया जा सके। लेकिन त्याग सिंह के बहुत झुकने के बाद, बहुत विनती करने के बाद भी हेस्टिंग्स नहीं माना और उसको अरेस्ट कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, नज़रबंद कर लिया गया, जिससे बनारस में विद्रोह हो गया। त्याग सिंह के सैनिक और प्रजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग्स को मिलिट्री प्रोटेक्शन में उसे बाहर निकाला गया और बचाया गया। बाद में त्याग सिंह को हटा करके उसके बेटे महिप नारायण सिंह को, उसके भतीजे महिप नारायण सिंह को बनारस का शासक बनाया गया और बनारस के ऊपर अंग्रेजों ने इसके बाद अपना नियंत्रण और भी कड़ा कर लिया। इस विद्रोह का बनारस में ही नहीं, बनारस के आसपास में इसका प्रभाव पड़ा, बिहार में इसका प्रभाव पड़ा, जहाँ की स्थानीय असंतोष ब्रिटिश नीतियों से बहुत ज़्यादा थी। इस तरह से फैजाबाद की संधि का उल्लंघन जो है वह भी, जब वारेन हेस्टिंग्स वापस लंदन गया तो उसका जो महाभियोग चला वह फैजाबाद की संधि का जो वायलेशन था, जो उल्लंघन था, वह भी उसके ऊपर एक चार्ज लगाया गया था। हालांकि इस चार्ज से उसे मुक्त कर दिया गया, लेकिन हेस्टिंग्स की जो रेपुटेशन थी उसमें कलंक जरूर लगा। फैजाबाद की संधि इस तरह से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्पायर एक्सपेंशन का जो प्रोग्राम था उत्तर भारत में, वह एक
वह एक महत्वपूर्ण घटना थी। और इसके बाद से कंपनी ने इस तरह से अनइक्वल पावर डायनामिक्स का इस्तेमाल अपने भारत के अन्य राज्यों के साथ भी करना प्रारंभ किया। अवध में इसी समय वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हेस्टिंग्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से जूझ रहा था, तो उसे पैसे की आवश्यकता थी। त्याग सिंह से पैसा लेने के बाद भी उसकी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी वह ख़त्म नहीं हो रही थी। इसलिए उसने अपना ध्यान अवध की बेगम की संपत्ति की ओर, उनके पैसों की ओर, उनके धन की ओर किया, ताकि उसकी जो ज़रूरतें हैं थी उसको पूरा किया जा सके। इस समय ध्यान देने योग्य बात है कि इस समय वह मैसूर और मराठा दोनों के साथ उसकी अंग्रेज़ों की लड़ाई चल रही थी, और इसमें फ्रांसीसी भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। बेगम, अवध की जो बेगम थी, उनके पास अब उनके व्यक्तिगत खर्च के लिए जागीर थी, और उनके पास कुछ जेवरात भी थे जिसके ऊपर न के वारेन हेस्टिंग्स और आशफउद्दौला की नज़र थी। नवाब खुद भी, उसको जो पेमेंट कंपनी को करना था वह एरियर में चला गया था, और उसको पेमेंट करने के लिए उसने भी हेस्टिंग से यह अनुरोध किया था कि वह बेगम से पैसे निकलवाने में मदद करे। कंपनी के बार बार कहने पर अवध की बेगम ने आसफउद्दौला को 30 लाख रुपए दिए थे, इस शर्त पर कि न तो कंपनी और न ही आसफउद्दौला इसके बाद कोई पैसे की मांग अवध की बेगम से करेगा। लेकिन 1781 में कंपनी ने इस अपने वायदे को तोड़ दिया, इस ग्राउंड पर कि अवध की बेगम ने त्याग सिंह की सपोर्ट किया था कंपनी के विरुद्ध। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिस्टो को अवध में अपना रेजिडेंट बना करके भेजा, और मिडलटन जो अब तक लखनऊ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट था उसे हटा दिया गया वहाँ, और उसकी जगह ब्रिस्टो को रेजिडेंट बना करके भेजा। ब्रिस्टो ने आते ही जो बेगम के दीवान थे और खोजा थे उनको टॉर्चर करना शुरू किया, ताकि बेगम जो है अपना धन अंग्रेज़ों को दे दें। हेस्टिंग्स ने यहाँ तक कि अपनी एक सेना की टुकड़ी भी भेजी दी थी ताकि बेगम को आतंकित किया जा सके। हालांकि आसफउद्दौला ने इसका विरोध किया था। सेना की सहायता से बेगम का जो खजाना था वह बलपूर्वक ले लिया गया, और इस तरह से यह अमानवीय व्यवहार भी जो हेस्टिंग्स ने अवध की बेगम के साथ किया वह भी हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के करियर में एक बहुत बड़ा कलंक था, और इसके लिए भी उसे वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसे जवाब देना पड़ा। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है, जब वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल होकर के 1798 में आता है, तो वह फिर 1801 में एक नई ट्रीटी अवध के नवाब के साथ करता है, और यह अवध के नवाब के साथ 1801 में करता है, और यह संधि सब्सिडियरी अलायंस होती है, अर्थात सहायक संधि होती है। इस संधि के द्वारा
अवध का नवाब अपनी करीब आधा जो उसके राज्य का क्षेत्र था वह कंपनी को उसे देना पड़ता है, और इन क्षेत्रों में रोहिलखंड और लोअर दोआब का क्षेत्र भी आता था। नवाब इस संधि के बाद कंपनी के ऊपर अपने एक्सटर्नल डिफेंस के लिए निर्भर हो गया, और आंतरिक कानून व्यवस्था भी अब कंपनी के हाथों में चली आई, और नतीजा यह हुआ कि उसे जन कल्याण के कार्य से अपनी आंखों को बंद करना पड़ा। अर्थात जन कल्याण के कार्य जो है वह नेग्लेक्ट होने लगे। साधारण जनता नवाब के कुशासन से और उसके अधिकारियों के हाई हैंडेडनेस से सफ़र कर रही थी। कंपनी के ट्रेड एजेंट भी इसमें जनता को परेशान करने में सम्मिलित थे, उसका शोषण करने में सम्मिलित थे। इसके बाद लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसमें एक और चीज़, सहायक संधि में एक और जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न किया गया था वह यह था कि वह कंपनी नवाब को यह चेतावनी दी थी कि वह अपने प्रशासन में सुधार लाएं, नहीं तो कोई कड़ी कार्रवाई की जा सकती थी। इस प्रोविज़न को फिर रिटरेट किया गया था लॉर्ड मिंटो के समय में और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेमहर्स्ट के समय में उसको फिर से दोहराया गया था, और अवध के नवाब को यह वार्निंग दी गई थी, यह चेतावनी दी गई थी कि प्रशासन में यथासंभव सुधार किया जाए। विलियम बेंटिक, जो कि उपयोगितावादी जो उस समय सिद्धांत चल रहा था उसका समर्थक था, और साथ ही साथ वह टेरिटोरियल एक्सपेंशन को लेकर के उसकी महत्वाकांक्षा कम थी, इसलिए उसने अवध के विरुद्ध कोई सैन्य कार्रवाई नहीं किया लेकिन उसने भी नवाब को एक चेतावनी दी और उससे कहा कि प्रशासन में सुधार लाना बहुत ही आवश्यक था। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने हालांकि बेंटिक को यह अधिकार दिया था कि वह अवध के ऊपर अवध का एनेक्सेशन कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसा नहीं किया और उसे सिर्फ चेतावनी दे करके छोड़ दिया। लॉर्ड ऑकलैंड जब 1837 में जब वो गवर्नर जनरल था भारत में, तो उसने एक नई संधि अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह से की, जिसके अनुसार कंपनी ने अपने पास यह अधिकार सुरक्षित कर लिया कि वह जब भी चाहे अवध के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकती थी, यदि अवध के अंदर योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर शोषण हो रहा हो या अराजक स्थिति वहाँ पर व्याप्त हो, तो उस परिस्थिति में कंपनी ने अपने पास ये अधिकार सुरक्षित रखा कि वह अवध के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी। हालांकि इस संधि को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसअलाउ कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया, इसलिए इस संधि को डेड लेटर ही माना गया। 1847 में लॉर्ड हार्डिंग जब गवर्नर था तब उसने भी एक बार फिर से एक चेतावनी भरा पत्र अवध के नवाब को लिखा था, जिसमें कहा गया था कि प्रशासन में सुधार लाएं। इस तरह से हम देखते हैं कि 18वीं सदी के मध्य तक यह अब हम लोग चौथा चरण अवध के एक्सपेंशन का या अवध के एनेक्सेशन का है, उस पर हम लोग इसके साथ ही पहुंच रहे हैं। जब मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में अर्थात 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश ओपिनियन अर्थात भारत में जो अंग्रेज थे उनका यह मत था कि अब यह बहुत ही
अच्छा अवसर आ चुका है कि अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाए। वास्तव में जो मिड विक्टोरियन साम्राज्यवादी विचारक थे, उनका विश्वास था कि ब्रिटेन के पास ही क्षमता है कि वह सरकार चला सके और यह कि भारतीय शासित होने के लिए ही बने थे। इसलिए अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला लेना चाहिए, ऐसा मानना था मिड विक्टोरियन इंपीरियलिस्ट या विक्टोरियन जो साम्राज्यवादी विचारक इंग्लैंड में थे उनका। लंदन टाइम्स ने भी इसी भाव को व्यक्त किया था जब उसने लिखा कि भारतीय बहुत ही छोटे लोग हैं और जिनके क्षेत्र में बहुत ही महान लोगों ने अर्थात अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया है शासन करने के लिए। इस बीच लॉर्ड डलहौजी ने अवध के एनेक्सेशन को अप्रोच करने का उसका तरीका अलग था। वह किसी भी तरह के भावनात्मक या भारतीय के प्रति अपनी लॉयल्टी या जो पहले संधि की गई थी उसको ध्यान में रख करके व्यवहार करने की उसकी कोई मंशा नहीं थी। उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए था जिससे कि अवध के ऊपर वह अपना अधिकार स्थापित कर सके और उसे औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सके। और इसके लिए कुशासन जो वहाँ था और भ्रष्टाचार जो व्याप्त था अवध में, वह एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला था। मौलिक बात जो ब्रिटिश हस्तक्षेप की थी, वह जो मिसरूल की बात जो की जा रही थी, उसमें जो मौलिक जो तथ्य था उसको वह नज़रअंदाज बार बार किया जा रहा था। अगर अवध में किसी भी तरह का अगर कुशासन था या भ्रष्टाचार व्याप्त था तो उसके लिए अवध के नवाब से ज़्यादा कंपनी और उसके अधिकारी उत्तरदायी थे। सेंट हेनरी लॉरेंस ने भी लिखा था कि प्रति हर एक लेखक जो अवध के मामले में जो फैक्ट्स ला रहा है सामने, वह केवल इस बात को दिखा रहा है कि ब्रिटिश हस्तक्षेप अवध में बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित था और जिसने कि अंग्रेजों के नाम के ऊपर कलंक लगाया था। जो मिस गवर्नमेंट का कुशासन का जो आरोप अवध के ऊपर लगाया गया था, वह एक सुविधा मात्र था, सुविधा युक्त बहाना था जिससे कि अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाए। डलहौजी ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का सोचा। उसने सबसे पहले विशेष अधिकारियों को अवध भेजा और यह पता करने के लिए कि वहाँ पर कुशासन किस तरह की है, इसकी जांच की जाए। इन लोगों ने, जो भी अधिकारी गए थे, उन लोगों ने बड़ी लंबी लंबी रिपोर्ट लिखी और वहाँ पर जो भ्रष्टाचार था या फिर वहाँ पर जो कुशासन था उसके बारे में बहुत ही लंबी रिपोर्ट लिखी गई इन विशेष अधिकारियों के द्वारा और उसी रिपोर्ट को गृह सरकार को भेज दिया गया, जिससे कि गृह सरकार ने भी अपनी सहमति बाद में दी कि अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का वक्त आ चुका था। और डलहौजी ने जैसे ही होम गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला कि अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाए, तो डलहौजी ने बहुत ही तीव्र गति से उसने एक्शन लेना शुरू किया। 1848 में कर्नल स्लीमन को लखनऊ का रेजिडेंट बना करके भेजा गया। स्लीमन ने बहुत ही लंबी रिपोर्ट लिखी अवध में किस प्रकार से
कुशासन चल रहा था उस समय, उसके बारे में रिपोर्ट लिखी स्लीमैन ने। हालांकि इसके पक्ष में वह नहीं था कि अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाए। वह चाहता था कि अवध के प्रशासन पर यूरोपियन एजेंसी का और भी ज़्यादा नियंत्रण हो, जिससे कि भारत में जो अंग्रेज़ों का अच्छा नाम है उसमें किसी भी तरह का कलंक ना लगे। 1854 में स्लीमैन की जगह आउटरम को लखनऊ में रेजिडेंट बना करके डलहौजी ने भेजा। आउटरम ने भी अवध के प्रशासन में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था, कुशासन था, उसके बारे में रिपोर्ट भेजी। और इसके बाद डलहौजी के पास 3 संभावित ऑप्शन थे और जिसके ऊपर गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने चर्चा की। पहला था कि नवाब को फोर्सफुली पद त्याग करने के लिए कहा जाए और अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाए। दूसरा विकल्प था कि नवाब रहने दिया जाए और लेकिन उसके जो वास्तविक प्रशासन है वो उसके हाथ से लेकर के कंपनी अपने पास रख ले। तीसरा जो विकल्प था वह था कि ब्रिटिश रेजिडेंट जो लखनऊ में था उसको यह कहा जाए कि वास्तविक प्रशासन का चार्ज वो अपने हाथ में कुछ दिनों के लिए ले ले। लेकिन जो सामान्य मत था गवर्नर जनरल इन काउंसिल में उस समय, वह पहले विकल्प की ओर था, अर्थात अवध को विलय कंपनी के साम्राज्य में कर लिया जाए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो डलहौजी ने रिपोर्ट भेजी थी, उसी के आधार पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अपना मत अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला लेने के लिए किया। और इसके बाद और डलहौजी से यह कहा गया कि इसके पहले कि उसका कार्यकाल खत्म हो, अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाए। डलहौजी ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की और उसने वाजिद अली शाह से कहा कि वह अपने पद त्याग कर दे। उसके इनकार करने के बाद एक घोषणा के द्वारा 13 फरवरी 1856 को अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी का जो जस्टिफिकेशन था अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का, कि उसने यह कहा कि अगर वह अवध को कंपनी के साम्राज्य में नहीं मिलाता तो वह ईश्वर की नज़र में दोषी होता, और क्योंकि उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि प्रशासन में सुधार लाया जा सके और वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जो प्रजा थी, उसको कुशासन से बचाया जा सके। लेकिन कुछ जो कंजर्वेटिव डायरेक्टर्स थे कंपनी के, वे लोग डलहौजी के इस असेसमेंट से, इस मूल्यांकन से भिन्न विचार रखते थे और यहाँ तक कि एक निंदा का प्रस्ताव भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल कोर्ट में डलहौजी के खिलाफ लाया गया था। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि अवध के ऊपर कब्जा जो है वह एक बहुत ही खराब उदाहरण है ब्रिटिश शासन का भारत में। जॉन शेफर्ड जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक निदेशक था, उसने भी टिप्पणी की थी कि ये जो एनेक्सेशन किया गया था वह जो भारतीयों की जो स्वतंत्रता थी उसको नष्ट करने के लिए किया गया था। भारतीय जो मत था अवध के विलय को लेकर के वह इस प्रकार से था कि जो जिस तरह से कंपनी ने अवध को अपने साम्राज्य में मिलाया है, वह घोर उल्लंघन था विश्वास का और अंतर्राष्ट्रीय कानून का।
कुछ लोगों ने डलहौजी के जो एनेक्सेशन जिस तरह से किया अवध का, उसको इस तरह से भी डिस्क्राइब किया है और कहा है कि यह डकैती इन एक्सेलेसिस था। इसके परिणाम अवध का एनेक्सेशन तो 1856 में हो गया, लेकिन इसका परिणाम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवध के क्षेत्र में साफ दिखाई दिया। नवाब के हट जाने से लोगों के बीच अवध की जो प्रजा थी उसमें काफ़ी असंतोष था, और जो तालुकदार या नोबिलिटी थी वे लोग भी ब्रिटिशर्स की इस नीति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। तालुकदार अपनी रियासत से हाथ धो बैठे, नोबिलिटी भी बेरोजगार हो गई, नोबल्स जो थे वे भी बेरोजगार हो गए। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो नई जो भू राजस्व नीति अंग्रेज़ों ने वहाँ पर लागू की, उसने कृषि के क्षेत्र में किसानों के ऊपर भार बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से वे लोग काफ़ी परेशान रहने लगे। तालुकदार जो कि एक बिचौलियों का कार्य राज्य और किसानों के बीच किया करते थे, वे भी साइडलाइन कर दिए गए, और इस तरह से वे भी, उनको भी लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा था। जो 1856 में समरी सेटलमेंट किया गया अवध के एनेक्सेशन के तुरंत बाद, उसने अवध की जो स्थिति थी उसे और ख़राब कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि अवध के एनेक्सेशन के बाद, अवध का एनेक्सेशन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया वह बहुत ही चरणबद्ध तरीके से किया, और इसका परिणाम जो है भारतीयों के लिए भी बुरा हुआ। और बाद में हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में अवध के लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया था। बेगम हजरत महल इसमें मुख्य भूमिका में थी। इस तरह से इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ, और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपना कमेंट देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।